हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। आज हम अपने पीईटी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर की जो अगली श्रृंखला है मॉडल पेपर नंबर 10 को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, जो कि हमारी श्रृंखला में 9 मॉडल पेपर ऑलरेडी हो चुके हैं और 3 स्टैटिक जीके की क्लासेस भी हो चुकी हैं। इसी श्रृंखला में को आगे बढ़ाते हुए आज हम मॉडल पेपर नंबर 10 को करेंगे, जिसमें आपको 50 बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह मिलेगा, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर के सारे प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं तथा आपके संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। आपको करंट अफेयर के इतने बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे इस श्रृंखला में, जो कि आपके एग्ज़ाम से सीधे रिलेटेड होंगे। और जो भी जीके जीएस के क्वेश्चंस लिए गए हैं वो अभी वीडियो के सबसे अंत में लिए गए हैं। जो 40 से 50 नंबर तक क्वेश्चंस होंगे वो आपके समक्ष सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, जो कि आप अच्छे तरीके से करें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, जो कि इस मॉडल पेपर नंबर का पहला प्रश्न है कि जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। जो मुगल बादशाह जहांगीर था उसने सूरत में जो फैक्ट्री लगाने के लिए अनुमति दी थी वो किस कंपनी को अनुमति दी थी, तो आपको पूछा गया है उससे। तो ए ऑप्शन है आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, बी ऑप्शन है आपका यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ऑप्शन है आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी और डी है आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो बताइएगा आप सभी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जो जहांगीर था ये मुगल बादशाह अकबर का पुत्र था और ये 1605 ईस्वी में मुगल गद्दी पर बैठा था। इसी के शासनकाल में टॉमस रो, ये भी याद रखना, टॉमस रो नामक अंग्रेज यात्री भारत आया था, जो कि कब आया था, तो 1615 ईस्वी में आया था। ये भी आपको याद रखना है। टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था, जो कि आपके पिछले पीईटी के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है यहाँ से क्वेश्चन कि टॉमस रो किसके दरबार में आया था। तो आपको याद रखना है जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर ने जो कंपनी लगाने के लिए अधिकार दिया था वो दिया था आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय निम्नलिखित कन्नौज पर निम्नलिखित किस वंश का शासन था। तो ए ऑप्शन है आपका चंदेल वंश, बी ऑप्शन है आपका प्रतिहार वंश, सी ऑप्शन है आपका पाल वंश, डी ऑप्शन है आपका गढ़वाल वंश। जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध आक्रमण किया था तो ये कब किया था, ये किया था सन 1191 ईस्वी में और 1192 ईस्वी में। ये दो डेट आपको याद रखनी है। यहाँ हुआ था तराइन का फर्स्ट युद्ध और यहाँ हुआ था तराइन का सेकेंड युद्ध। इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। तो जब कन्नौज पर निम्नलिखित किस वंश का शासन था तो वो आपको बताना है। तो ये था आपका गढ़वाल वंश का। गढ़वाल वंश के जो शासक थे वो थे कौन, जयचंद। जयचंद उस समय यहाँ के शासक थे और जयचंद की ही गद्दारी से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, जो कि जयचंद ने मोहम्मद गोरी के साथ मिलकर पृथ्वीराज की जो सारे खुफिया रिकॉर्ड थे वो मोहम्मद गोरी को दे दिए थे और पृथ्वीराज की तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हुई थी। यहाँ से याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। गुप्तकालीन जो सोने के सिक्के चलाए गए थे उसको क्या कहा जाता था। तो ए ऑप्शन है आपका कारसापड़, बी ऑप्शन है आपका दिनार, सी ऑप्शन है आपका निष्क, डी ऑप्शन है आपका सुवर्ण। जो गुप्त काल है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है गुप्त काल को। और गुप्त काल में जो स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे उनको कहा जाता था दिनार। बी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपसे यहाँ से पूछे कि जो स्वर्ण मुद्राएं हैं इन्हीं की जगह पर एक चांदी की मुद्राएं और चलती थी गुप्त काल में, तो चांदी की मुद्राओं को क्या कहा जाता था,
तो चांदी की मुद्राओं को कहा जाता था रूपक। ये भी आप याद रखिए, क्योंकि अगर स्वर्ण मुद्राएं पूछ सकता है तो चांदी की मुद्राएं भी पूछ सकता है। चांदी की मुद्राओं को रूपक कहते थे, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा कि जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? ए ऑप्शन है आपका लेखन पद्धति, बी ऑप्शन है आपका उपवास द्वारा प्राण त्याग, सी ऑप्शन है आपका तीर्थंकरों की जीवनी और डी ऑप्शन है आपका भित्ति चित्र। तो जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो जैन धर्म की अगर बात करें तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर वो कौन थे? महावीर स्वामी। ये भी आपको याद रखना है। और महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर पहले तीर्थंकर की बात करें तो वो थे आपके ऋषभदेव। ये भी आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इन्हीं के पुत्र थे बाहुबली और भरत। और इनके जो दूसरे पुत्र भरत थे, उनके पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये भी आपको याद रखना, जो ऋषभदेव के पुत्र थे भरत, इनके नाम पर ही भारत का नाम भारत पड़ा है। तो जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? तो ये है उपवास द्वारा प्राण त्याग। बी ऑप्शन आपका सही है। और जैन धर्म में संलेखना द्वारा प्राण त्याग किसने किए थे? तो ये किए थे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये भी आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये भी आप याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य, ये याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक पूछा गया है। अगर आपसे पूछे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है, ये भी आपको याद रखना, क्योंकि ये मुख्यालय पूछा जा चुका है कई बार। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय है वो है आपका कोलकाता में। ये याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता है। ए ऑप्शन है आपका एलेक्जेंडर कनिंघम, बी ऑप्शन है आपका जॉन मार्शल, सी ऑप्शन है आपका मार्टिमर व्हीलर, डी ऑप्शन है आपका जेम्स प्रिंसिप। अगर मैं जेम्स प्रिंसिप की बात करूं तो जो जेम्स प्रिंसिप थे, इन्होंने क्या किया था बताइए आप सभी? तो इन्होंने अशोक के सर्वप्रथम अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई थी। अशोक के जो अभिलेख हैं, इन्हें सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसने पाई थी? तो जेम्स प्रिंसिप ने। ये भी यहाँ से याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस वर्ष पाई थी? तो ये पाई थी 1837 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट सन है, याद रखिएगा। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक की अगर बात करें तो ये हैं एलेक्जेंडर कनिंघम। बी ऑप्शन आपका सही है। याद रखिए यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था, उसमें क्या क्या प्रावधान उल्लिखित थे वो आपको बताना है। फर्स्ट नंबर दिया है इसमें कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। बिल्कुल सर, कर दिया था व्यापारिक एकाधिकार को। सेकंड नंबर है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया था। बिल्कुल किया था। और आपको बताना है कि प्रथम विधि सदस्य कौन था, वो भी बताइएगा। प्रथम विधि सदस्य, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम विधि सदस्य जो था वो कौन था, बताइएगा आप सभी। तब तक मैं आगे चलता हूँ। थर्ड नंबर दिया है कि इसने प्रेसिडेंसियों के कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया था। जो प्रेसिडेंसी कानून बनाती थी उसके अधिकार को वापस ले लिया था। ये भी सही है। अगर बात करें अगले की, तो अगला है कि इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। तो जो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? तो वो है कोलकाता में। ये भी आप याद रखिए, फोर्ट विलियम जो कॉलेज है वो कोलकाता में है। उसी का नाम बदलकर सबसे पहले मैं बात करूं 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, तो इसमें क्या हुआ था? इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जो बंगाल का हुआ करता था,
बंगाल का जो गवर्नर हुआ करता था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? गवर्नर का नाम बदलकर किया गया था गवर्नर जनरल। बंगाल की गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, और जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट था उसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब कब क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी आपको याद रखना है, भारत का गवर्नर जनरल। तो वही आपसे पूछा गया है कि फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल हो गया, तो ये भी आपका सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, चारों ऑप्शन इसके सही हैं। और अगर मैं बात करूं प्रथम विधि सदस्य की, तो प्रथम विधि सदस्य कौन थे? तो ये थे मैकाले, जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक जिसे कहा जाता है, मैकाले को यही प्रथम विधि सदस्य थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसमें कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है आपका मदन मोहन मालवीय, सी ऑप्शन है आपका सरोजिनी नायडू, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अगर मैं गोलमेज सम्मेलन की बात करूं तो तीनों गोलमेज सम्मेलन 1 और 2 और 3, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता का नाम बताएं तो वो हैं B.R. अम्बेडकर। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे, तो वो थे B.R. अम्बेडकर। और इन्होंने दलितों के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने हिस्सा लिया था, जो कि दलितों के लिए अधिकार की मांग कर रहे थे, ये भी याद रखना। और जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था वो थे महात्मा गांधी जी, इन्होंने ही कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। इस स्लाइड में हमारे दो क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न इसमें है कि अखिल भारतीय जन राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? ए ऑप्शन है आपका असहयोग आंदोलन, बी ऑप्शन है आपका रॉलेट सत्याग्रह, सी ऑप्शन है चंपारण आंदोलन, डी ऑप्शन है दांडी यात्रा। जो अखिल भारतीय राजनीति है इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपसे सीधा ये पूछा गया है कि भारत में गांधी का पहला आंदोलन या पहला सत्याग्रह क्या था। जब गांधी जी 1915 में अफ्रीका से वापस लौटे तो उसके बाद गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था वो आपसे सीधा पूछा गया है। तो 1915 में जब गांधी अफ्रीका से लौटे उसके बाद 1917 का समय था, तो गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह क्या किया था, तो वो किया था चंपारण सत्याग्रह। तो इसके बारे में आपको बताना है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था वो था चंपारण सत्याग्रह। सी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो जो बंगाल का जिसने विभाजन किया था वो बताना है आपको। काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि इसे मैं कम से कम अपने जो प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं उसमें 3 से 4 बार बंगाल विभाजन का उल्लेख कर चुका हूं और बंगाल विभाजन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। तो ए ऑप्शन है आपका कर्जन, बी ऑप्शन है कैनिंग, सी ऑप्शन है मिंटो, डी ऑप्शन है मेयो। तो बताइए, अगर मैं बात करूं कैनिंग की, तो कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। ये भी आपको याद रखना है, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। और जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय कैनिंग ही भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। और 1857 के बाद जो 1858 का अधिनियम आया था, तो उस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को ख़त्म करके भारत का वायसराय पद सृजित किया गया था। और जो मेयो है, इसके समय में भारत में जनगणना प्रारंभ हुई। जनगणना आपको याद रखना है, जो मेयो के समय में सर्वप्रथम चालू हुई। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा कर्जन। सीधा सा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आज का हमारा। तो आज हमारा अगला प्रश्न है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? आपातकालीन मुख्यालय जो इलाहाबाद में था वो किसने बनाया था? ए ऑप्शन है आपका लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी ऑप्शन है आपका लॉर्ड वेलेस्ली, डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो मैं पहले ही अभी बता चुका हूँ कि 1857 में जो गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो इस क्रांति में जो भारत का पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय हुआ करता था कोलकाता में, जब विद्रोह हो गया, हर जगह विद्रोह हुआ, उसके बाद इसने जो मुख्यालय आपातकालीन इलाहाबाद को बनाया, तो वो बनाया था किसने? कैनिंग ने। और इलाहाबाद से ही विद्रोह किसने किया था? तो ये किया था लियाकत अली ने। ये भी आपको याद रखना है, इलाहाबाद से जो विद्रोह किया था वो लियाकत अली ने किया था। क्योंकि विद्रोह करता भी आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इलाहाबाद से विद्रोह किया तो लियाकत अली ने, और इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया? तो वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ए ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है। आज थोड़ी आपको ये मैनेज करना पड़ेगा कि जो चारों ऑप्शंस की व्याख्या है वो आज थोड़ी कम हो पा रही है, इसलिए क्योंकि आज पूरे दिन हमारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रही कि मैं सुबह से बोल भी नहीं पा रहा था। अभी टैबलेट खा के ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके पीईटी एग्ज़ाम में कुछ ही समय बचा है, और आपका जो हम पे विश्वास है वो बना रहे, और आपका विश्वास ही हमारा संकल्प है। क्योंकि आपका विश्वास भी ना टूटे और आपकी जो तैयारी है वो भी ना रुके। तैयारी को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कुछ ही ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे और आपका विश्वास बना रहे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा मैनेज करिए। कल से जब अगर मैं स्वस्थ हो गया अच्छे तरीके से, तो कल से आपको चारों ऑप्शंस की व्याख्या मिलेगी। फिर भी इस मॉडल पेपर में इतनी व्याख्या तो मैं कर रहा हूँ जिससे पर्याप्त है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर देने में पर्याप्त है। तो थोड़ा मैनेज करिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, मशीन नहीं हूँ जो परमानेंट चलता रहूँगा। तो आप भी समझदार हैं, समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि उच्चतम लवणता पाई जाती है। तो उच्चतम लवणता का मतलब क्या है? लवणता का मतलब है जिस पानी में नमक ज़्यादा हो, जो पानी है उसमें नमक ज़्यादा हो। नमक की कितनी मात्रा 1 लीटर पानी में है वो बताता है आपका लवणता। तो उच्चतम लवणता मतलब सबसे ज़्यादा लवणता किस में पाई जाती है? ए ऑप्शन है आपका मृत सागर में, बी ऑप्शन है आपका लाल सागर में, सी ऑप्शन है आपका महान सॉल्ट झील संयुक्त राज्य अमेरिका में, और डी ऑप्शन है आपका वोन झील टर्की में। उच्चतम लवणता की अगर बात करें तो ये पाई जाती है आपकी डी ऑप्शन वोन झील टर्की में। अगर यहाँ वोन झील टर्की ऑप्शन में ना होता तो आपका ऑप्शन हो जाता मृत सागर में। क्योंकि जो वोन झील टर्की है इसमें कितनी लवणता पाई जाती है? तो वो 340 पाई जाती है। और मृत सागर की बात करें तो मृत सागर में पाई जाती है 230 से 250। ये आपको याद रखना है, मृत सागर में 230 से 250 और वोन झील में 340। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं है कथन वो पूछना है आपको। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, इसलिए अगर मुझसे गलती हो सकती है तो आपसे भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन जैसे आप पढ़ें तो बहुत धैर्य से पढ़ें और इस पर अंडरलाइन कर दें कि क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछा गया है। तो क्या नहीं है वाले क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। तो ए ऑप्शन में है आपका जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है। तो जल वाष्प निचले वायुमंडल की गैस है क्योंकि जल का भराव कहाँ होता है? वो होता है आपके ज़मीनी सतह पर, स्थल मंडल पर। तो और जो सूर्य की किरणें स्थल मंडल पर सीधी पड़ती हैं तो वो जल वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है, जो कि वायुमंडल की निचली परत में होता है। तो ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया। अगला ऑप्शन है आपका
अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है? तो बताना है आपको। अगले ऑप्शंस देख लें। अगला ऑप्शन है कि शीत कटिबंध उभय गोलार्धों ध्रुवीय व्रत एवं अध्रुवीय ध्रुवीय व्रत एवं ध्रुवों के बीच उपस्थित हैं। तो शीत कटिबंध, तो उभय गोलार्ध क्या है? उभय गोलार्ध, यहाँ उभय का अर्थ है दोनों, जो दोनों गोलार्धों में उपस्थित है। दोनों गोलार्ध, गोला कैसा हो गया? ये गोलार्ध हो गया। तो ये जो रेखा है, ये कौन सी रेखा है? ये है 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, और ये क्या है? ये है 66.5 डिग्री नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव। तो ये जो कटिबंध है, ये इसे कहते हैं शीत कटिबंध। जो शीत कटिबंध है, ये दोनों गोलार्धों में क्या लिखा है? ध्रुवीय व्रत। ये है ध्रुवीय व्रत, ध्रुवीय व्रत और ध्रुवों के बीच में उपस्थित है। तो ये है ध्रुव, ये क्या है? ध्रुव, और ये है ध्रुवीय व्रत। तो इनके बीच ये जो कटिबंध है वो क्या है? शीत कटिबंध। तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है कि जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी, यहाँ पे माँ कर लीजिए, यहाँ कट रहा है थोड़ा, मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। जो जेट वायु धाराएं हैं, जो पृथ्वी में अत्यधिक ऊंचाई पर जो हवाएं चलती हैं, उन्हें ये जेट वायु धाराएं कहते हैं, जो कि धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल सही है। जो जेट धाराएं होती हैं, जो जैसे बादल बनते हैं और बादल हल्के हैं जहाँ पे बारिश कराना चाहते हैं, और अगर जेट वायु धाराएं, अगर हवा तेज चलने लगी तो वो बादल उड़कर दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। तो ये मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये सही नहीं है। जो अधिकतम तापमान की मेखला है वो विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये नहीं पाई जाती। क्योंकि विषुवत रेखा पर अगर पूछे कि बादल सबसे अधिक पाए जाते हैं तो विषुवत रेखा पर। जो अधिकतम तापमान की मेखला है वो कहाँ पाई जाती है? वो आपकी पाई जाती है कर्क रेखा पर और व मकर रेखा पर। कर्क रेखा और मकर रेखा पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है। और अगर मैं बारिश की बात करूं तो बारिश सबसे ज़्यादा विषुवत रेखा पर होती है। यहाँ से याद रखिए कि अधिकतम तापमान कहाँ पाया जाएगा? आपका कर्क रेखा और मकर रेखा पर। इज दैट क्लियर? अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। जो लवणीय जल है, जो मैंने अभी बताया था, लवणीय जल कौन सा होता है? समुद्र का जल। जो समुद्री जल है उसे लवणीय जल कहते हैं। और जो समुद्र में जो पौधे उगते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? तो उनको दिया जाता है नाम हेलोफाइटास। हेलोफाइटास समुद्र में उगते हैं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोफाइटा की, तो हाइड्रोफाइटा पानी में उगते हैं। यहाँ पानी का मतलब सिर्फ समुद्र नहीं होगा, यहाँ पानी का मतलब होगा तालाब, झील, समुद्र, नदी। इन सब में जो उगते हैं या जो साधारण पानी में भी उग सकते हैं उन्हें कहते हैं क्या? हाइड्रोफाइट्स। और केवल लवणीय जल, जो समुद्री जल है या लवणीय कोई झील है, तो उसमें उगने वाले पौधे कहलाते हैं हेलोफाइट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। उम्मीद होगी आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से कोई क्वेश्चन अगर ना समझ में आए तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या रिप्लाई कर दूंगा। तो बताइएगा। तब तक यहाँ समझिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं बिल्कुल क्लियर ही कर देता हूँ, कोई समझने की चांस ही नहीं रहती कि अगर आपको समझ ना आया हो, क्योंकि इससे सरल भाषा में आपको कोई नहीं समझा सकता जैसे मैं समझाता हूँ। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 2 और सूची 1 सुमेलित करनी है। तो सुमेलित करनी है, एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है। इसमें दिया रखा है दिल्ली, इधर 1 नंबर में दिया है शुष्क, मुंबई दे रखा है अर्ध शुष्क, जोधपुर दे रखा है उष्ण आर्द्र, शिलांग दे रखा है आर्द्र। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जोड़ा सही है, मतलब सुमेलित करना है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि जैसे ए का 1, बी का 3, सी का 2, डी का 4, यहाँ पे ए का 3, ऐसे करना है। तो हमें ऐसे क्वेश्चन आसानी भी होती है और कठिनाई भी होती है। अगर हमें एक सही पता लग जाए और वो ऑप्शन में हमें सही मिल जाए, बाकी ऑप्शन में ना मिले, तो हमें इसमें आसानी भी होती है। कभी कभी हमें 3 ऑप्शन भी मिल जाते हैं और
अगला ऑप्शन नहीं मिलता तो कठिनाई भी होती है। तो इसका सही आंसर सबसे पहले देखिए जोधपुर। जोधपुर कहाँ है आपका? वो है राजस्थान में। और राजस्थान कैसा एरिया है? तो वो आपका सूखा एरिया है। सूखे को क्या कहते हैं? शुष्क। तो सी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक। तो यहाँ देख लीजिए सी का एक किस में है? तो सी का एक इसमें है और एक इसमें है। तो हमारे ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, बी और ए तो हमारे ऑप्शन हो नहीं सकते, क्योंकि दो ऑप्शन मैंने सीधे काट दिए। ऐसे काटना सबसे पहले सीखें, क्योंकि अगर इसमें आपको तुक्का भी लगाना आया, जैसे आपको इनकेस नहीं आया बिल्कुल ही, तो कम से कम दो ऑप्शन तो आप काट दोगे। इन दो में अगर आप तुक्का लगाओगे तो दो में कम से कम 50-50% पे तो तुक्का लगेगा। आगे मैं बात करूं शिलांग की। किसकी बात करूं? शिलांग की। तो शिलांग कहाँ है? तो ये है आपका मेघालय में। मेघालय में। तो मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है। और सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान क्या है? मासेनराम। तो मासेनराम मेघालय में जो शिलांग है, खासी पहाड़ी, उसी के आसपास का क्षेत्र है। तो शिलांग क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका आर्द्र। शिलांग में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो शिलांग क्या हो गया? आर्द्र। तो डी का देखिए 4। डी का 4 किस में है? इसमें डी का 2 है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसमें डी का 4 है, तो ये हमारा हो जाएगा। अगला देखते हैं, जो मुंबई है वो आपका कैसा है? तो मुंबई है आपका उष्ण आर्द्र। क्यों है? क्योंकि मुंबई के जो तट हैं, मुंबई समुद्र के किनारे बसा शहर है, तो यहाँ समुद्र की वजह से यहाँ सर्दी नहीं होती। और उष्ण मतलब सम मौसम रहता है। उष्ण आर्द्र का मतलब है सम मौसम। सम मौसम, ये भी आपको याद रखना है। उष्ण आर्द्र का मतलब सम मौसम। अगर केवल यहाँ बात करता उष्ण की, तो ये हो जाता गर्म मौसम। आर्द्र की बात करें तो यहाँ ठंडा मौसम। शिलांग में कैसा है? ठंडा मौसम। उष्ण आर्द्र सम मौसम, ना यहाँ पे गर्मी होती है ज़्यादा, ना यहाँ पे सर्दी होती है। अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली कैसा हो जाएगा? अर्ध शुष्क। आधा सूखा आधा हरा। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ सर्दी और गर्मी दोनों होती हैं, इसे कहते हैं अर्ध शुष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद होगी आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। जो भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या, 2011 के आंकड़े हैं, उसके हिसाब से सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो सर्वाधिक जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दूसरे स्थान पर कहाँ पर जनसंख्या है, वो आपसे पूछी है। तो दूसरे स्थान पर जनसंख्या कहाँ पर है? वो है हमारी महाराष्ट्र में। ये आपको याद रखना है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश पहले पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर क्या है बताइएगा आप सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन महाराष्ट्र। अगर मैं तीसरे स्थान की बात करूं, तो तीसरे स्थान पर हमारा क्या है? तो तीसरे स्थान पर है बिहार। अगर मैं बात करूं चौथे स्थान पर, तो चौथे स्थान पर क्या है? चौथे स्थान पर है हमारा पश्चिम बंगाल, याद रखना। और अगर पाँचवें स्थान की बात करूं, तो पाँचवें स्थान पर आपका आंध्र प्रदेश है, याद रखना। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनसंख्या से अब तुमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या है, तो आप आंखें मीच के लगा दिया कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। कभी कभी आपसे ये क्रम भी पूछ लिया जाता है, तो क्रम भी आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है जो कि इकोनॉमिक्स से लिया गया है कि एंट्री पार्ट व्यापार से तात्पर्य है। एंट्री पार्ट व्यापार क्या होता है? ये कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और इकोनॉमिक्स किसी को भी समझ में नहीं आती और किसी का पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी आए थे। तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। ए ऑप्शन है आपका निर्यात व्यापार, बी ऑप्शन है आयात व्यापार, सी ऑप्शन है तटीय व्यापार, डी ऑप्शन है आपका निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं। तो इसका ये क्या है? तो एंट्री पार्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हम हैं, हम कौन है? हम हैं इंडिया। भारत जो देश है और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए कुछ चीज़ें बाहर से खरीदता है। जैसे मैंने अमेरिका से कुछ चीज़ें मंगाई, अमेरिका से,
तो अमेरिका से सीधी वस्तुएं कहाँ आएंगी? भारत में। और ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका से नेपाल वाले मंगा लें, क्योंकि नेपाल जाने का रास्ता तो भारत से होकर ही जाएगा। ऐसा तो है नहीं हवा में सीधी चीज़ें आ जाएंगी, चीज़ें आएंगी पानी के जहाज़ से, जो कि समुद्र से है। तो समुद्र तट किसके पास है? इंडिया के पास। तो इंडिया अमेरिका से कुछ वस्तुएं मंगाएगा और ये वस्तुएं भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापार करेगा। पड़ोसी देश कौन हो गए? जैसे नेपाल है, भूटान है, भूटान हो गया। इसके बाद बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया। जो ऐसे भारत के पड़ोसी देश हैं जिनके पास समुद्र तट नहीं है, या भारत जिन्हें व्यापार करता है, मतलब जो निर्यात के लिए, जो भारत जिन्हें निर्यात करता है, उन वस्तुओं को दूसरे देशों से मंगाता है, आयात की गई वस्तुओं को ही क्या कहते हैं? एंट्री पार्ट व्यापार कहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, तो ये है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में कृषि जोत कर का सुझाव दिया? ए ऑप्शन है आपका राज्य समिति, बी ऑप्शन है आपका बांचू समिति, सी ऑप्शन है आपका करवे समिति, डी ऑप्शन है आपका मराठे समिति। तो भारत में जो कृषि जोत पर जो कर लगाया जाता है, उस कर का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्य समिति। याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि बैंक दर का आशय है। बैंक दर का क्या आशय है बताना है। ए ऑप्शन है आपका साहूकारों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर। तो साहूकार तो बैंक दर से संबंधित नहीं है, तो ये तो सीधा सही गलत हो गया, क्योंकि बैंक दर जो है जो बैंक लेगी। अगला है कि अनुसूचित बैंकों द्वारा लिया जाने वाला ब्याज दर। अनुसूचित बैंकों द्वारा ब्याज दर अगले पे देखते हैं। अगला है बैंकिंग संस्थान द्वारा लिया जाने वाला लाभ दर। अगला है कि केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो केंद्रीय बैंक है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? वो है आपका आरबीआई। आरबीआई जो पैसा अदर बैंकों को देता है, उस पैसे पर जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज को ही कहते हैं बैंक दर। जो ब्याज होता है, जो आरबीआई दूसरे बैंकों को पैसा देता है, उसे क्या कहते हैं? बैंक दर। और बैंक दर को ही कहते हैं क्या? रेपो रेट, आरआर, रेपो रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि अवमूल्यन तब अधिक कारगर होता है जब। अवमूल्यन क्या है? अवमूल्यन से तात्पर्य है कि अपनी जो मुद्रा है, मुद्रा का मूल्य घटा देना, मुद्रा का मूल्य घटा देना, इसे कहते हैं मूल्य घटा देना, इसे अवमूल्यन कहते हैं। तो ए ऑप्शन है आपका विदेशों में निर्यात मांग की लोच अधिक हो। लोच से क्या तात्पर्य है? यहाँ से सीधा सा मतलब लगा देना, लोच यहाँ पे कुछ नहीं है। इसमें यह है कि विदेशों में निर्यात की मांग अधिक हो। लोच का मतलब है सीधा की मात्रा। जो विदेशों में निर्यात की मांग, जो भारत की जो वस्तुएं हैं उनकी मांग विदेशों में अधिक हो, तब अवमूल्यन करना चाहिए। आगे देखते हैं। कम हो, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे क्या है? कम। अगला है आयात की लोच अधिक कम हो। जो आयात की लोच कम होगी तो अवमूल्यन क्यों करेंगे? तो इसका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। विदेशों में निर्यात की जो मांग की मात्रा है वो अधिक होने पर हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, क्योंकि इस मुद्रा के अवमूल्यन से हमारी मुद्रा पर तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारी विदेशों में निर्यात की जाती है उस निर्यात की मांग बढ़ जाती है और जिससे हमें अधिक पैसा मिलता है। तो इससे हमारे जो मुद्रा है, लोकल मुद्रा जो हमारे देश में है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस निर्यात की मांग में भारत को अधिक रुपया मिलने लगता है। इसका सीधा सा क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए कि अवमूल्यन में भारतीय रुपया की केवल जो विदेशों में निर्यात किया जाता है उसी पर फर्क पड़ता है, जो कि अपने यहाँ का रुपया है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा
कि वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ए ऑप्शन है आपका 25 लाख, बी ऑप्शन है 20 लाख, सी ऑप्शन है 35 लाख, डी ऑप्शन है 30 लाख। ये क्या है? ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें 3 स्तर पर पंचायती राज का गठन की मांग की गई थी। जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उनने 3 स्तर पर पंचायती राज गठित करने की सिफारिश की थी। तो 3 स्तर पर जो सिफारिश थी, उसी के तहत जो पंचायतों का गठन था, उसमें क्या था? एक था ग्राम स्तर, ये भी आपको याद रखना है, ग्राम स्तर। दूसरा क्या था? मध्यवर्ती स्तर। ये जो कहाँ पर था? ये था ब्लॉक स्तर पर। तीसरा क्या था? जिला स्तर पर, जिला परिषद। ये भी याद रखना है, एक ग्राम हो गया, ये ब्लॉक हो गया, और एक हो गया जिला स्तर पर। तो जो मध्यवर्ती स्तर मतलब ब्लॉक स्तर, तो मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती। कब नहीं की जा सकती? जब उस राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख या 20 लाख से कम है, तो ब्लॉक स्तर मतलब मध्यवर्ती स्तर पर, ये क्या है? ये प्राथमिक स्तर है, ये मध्यवर्ती स्तर है, ये उच्च स्तर है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जाएंगी अगर उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख या उससे कम है। तो वहाँ पे पंचायतें कितनी होंगी? वहाँ 2 स्तर पर होंगी, एक ग्राम स्तर पर, एक जिला स्तर पर। याद रखिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? जो राष्ट्रपति भारत का है, वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है, और किस विषय पर नहीं ले सकता, मतलब अपनी सीधी स्वीकृति दे सकता है, तो वो आपसे पूछा है। ए ऑप्शन है आपका राजदूतों की नियुक्ति पर, बिल्कुल लेता है, क्योंकि किसी भी देश में अगर राजदूत नियुक्त होगा तो सबसे पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है। अगला है आपका विधेयकों पर स्वीकृति देना, ये नहीं लेता है, तो ये गलत है। जो किसी भी विधेयक पर स्वीकृति होती है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा या संसद से कोई भी विधेयक पारित हुआ और उस पर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा जाता है, जो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देता है, तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं देता, क्योंकि मंत्रिपरिषद ने तो पहले ही इसे पारित कर दिया है। जो संसद में विधेयक पारित होता है, तो वो मंत्रिपरिषद के चुनाव से ही पारित होता है, तो सीधा राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद की इस पर पहले ही सलाह है, तो इस पर स्वीकृति सीधी दे देता है राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन भी देख लें, अगले आंसर। तो राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों की स्वीकृति, लेकिन अगर कोई भी विधेयक राज्य विधानमंडल में पारित नहीं हुआ है, राज्यपाल अगर भेज रहा है सीधा, तो राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा। अगला है लोकसभा भंग करने पर। लोकसभा जब भी भंग होती है तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है, यहाँ पे याद रखना। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन को ए तथा दूसरे कारण को आर कहा गया है। तो बताना है आप सभी को। ए कथन में क्या कहा गया है कि भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं है। जो भी कथन है उसको सही मानना है। जो भारत में प्रेसिडेंट है, सभी को पता है कि भारत में राष्ट्रपति है, लेकिन प्रेसिडेंसी नहीं है। प्रेसिडेंसी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्रेसिडेंसी का सीधा मतलब है वास्तविक प्रधान। जो वास्तविक प्रधान है वो राष्ट्रपति भारत का नहीं है, क्योंकि वास्तविक निर्णय कौन लेता है? वो तो लेता है भारत में प्रधानमंत्री। तो भारत में वास्तविक प्रधान, प्रेसिडेंसी राष्ट्रपति के पास नहीं है। आर है कारण में, ये दिया गया है संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। जी बिल्कुल है, क्योंकि संविधान के तहत ही तो मंत्रिपरिषद होती है, तो ये मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। लेकिन एक बात और, इसमें जो ऑप्शन दिए रखे हैं वो क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारत में प्रेसिडेंट तो है लेकिन प्रेसिडेंसी नहीं है, और संविधान में मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान है। लेकिन आगे दिया है कि आर ए की सही व्याख्या करता है, तो आर ए की कोई व्याख्या नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे मंत्रिपरिषद की बात कर रखी है और यहाँ क्या है? यहाँ राष्ट्रपति की बात कर रखी है।
तो यहाँ पे ये व्याख्या तो नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसका हो नहीं सकता। अगला क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, बिल्कुल सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। याद रखिए ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि अगर आर में सही आर अगर अगले ए से रिलेट ना हो या उसकी व्याख्या ना करता हो, तो आपका आर व्याख्या नहीं करता हो तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में नहीं है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, वो है 6 मौलिक अधिकार। कहाँ पर दिए गए हैं, तो ये संविधान के भाग 3 में, और आर्टिकल की अगर आपसे बात पूछे कि कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं, तो ये किस में दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं 12 से लेकर 35 तक। याद रखिए जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक दिए रखे हैं। तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है वो बताना है आपको। ए आपका समता का अधिकार, बिल्कुल है, समता को जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ये भी याद रखिए। एक है विरोध का अधिकार, ये नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। एक है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, ये आपका 23 और 24। एक क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है, ये 25 से 28 तक, याद रखिए 25 से 28 तक। विरोध करने का अधिकार नहीं है, अगर यहीं पे विरोध करने की जगह होता क्या स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमारा अधिकार हो जाता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था देखते हैं, कहाँ देखते हैं। ए ऑप्शन है आपका केवल भारत में, बी ऑप्शन है केवल यूके में, सी ऑप्शन है आपका केवल यूएसए में, डी ऑप्शन है आपका भारत और यूएसए दोनों में। तो न्याय पुनर्विलोकन क्या होता है, न्याय पुनर्विलोकन जो होता है सर, तो न्याय पुनर्विलोकन के तहत क्या करते हैं, जैसे संविधान है सुप्रीम कोर्ट, हर देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों की बात करता है। तो न्याय पुनर्विलोकन के तहत 2 चीज़ें आती हैं, एक तो जो सरकार काम करती है या मंत्रिपरिषद, मंत्री जो परिषद है वो जो काम करती है, उस मंत्रिपरिषद के कार्यों की देखा रेखी कि किस तरीके से कार्य कर रही है मंत्रिपरिषद, क्या सही है क्या गलत है। दूसरा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया, कोई निर्णय सुनाया और उस निर्णय को कुछ साल बाद दोबारा चैलेंज कर दिया गया, तो उस दशा के हिसाब से जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय सुनाया था उस दशा पर उस समय कुछ कंडीशंस अलग थीं और उस बाद में कंडीशन कुछ अलग होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो अपना विचार बदलने की, जो अपना निर्णय है उसे बदलने की प्रक्रिया को भी न्याय पुनर्विलोकन कहते हैं। तो याद रखिए, तो ये न्याय पुनर्विलोकन की व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, वो ली है हमने यूएसए से। तो भारत और यूएसए दोनों में है, क्योंकि यूएसए से तो हमने अडॉप्ट की है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ भी तो है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा जो रक्त वर्ग है वो सर्वदाता, मतलब सभी को अपना ब्लड दे सकता है। तो वो बताना है आपको, जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है वो कौन सा रक्त वर्ग है। ए ऑप्शन है आपका बी, बी ऑप्शन है आपका ओ, सी ऑप्शन है आपका ए और डी ऑप्शन है ए बी। तो सर्वदाता और सर्वग्राही 2 रक्त समूह होते हैं, तो सर्वग्राही कौन सा होगा, तो ये तो हो जाएगा ए बी। ए बी कौन सा है, सर्वग्राही। अगर सर्वदाता की बात करें तो सर्वदाता आपका हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, बी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी गई। डीएनए की जो द्विकुंडली संरचना है, ये डीएनए जो द्विकुंडली होता है वो ऐसे होता है। तो जो ये वाली संरचना है, ये द्विकुंडली संरचना, वो किसने दी, वो आपसे पूछा है। ए ऑप्शन है आपका जैकब और मोनोड, बी ऑप्शन है वाटसन तथा क्रिक, सी ऑप्शन है एच.जी. खुराना और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने कई बार रटा भी है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल सीधा पूछा गया है। यहाँ डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
हमारा अगला प्रश्न है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनता है। जो स्वर्णकार होते हैं, जो आपकी देसी भाषा में कहें तो सोनार जो होते हैं, वो सोने की शुद्धता को चेक करते हैं। उस शुद्धता को चेक करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया में किन अम्लों का मिश्रण होता है वो आपको बताना है। तो मैं बता दूं, जो अम्ल होता है एक्वारेजिया में, ये 3:1 के मिश्रण में होता है। 3 अनुपात में कौन होता है? तो 3 अनुपात में होता है आपका HCl, और 1 अनुपात में कौन होता है? तो ये होता है आपका नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इस मिश्रण को ही एक्वारेजिया कहते हैं। ये अनुपात भी याद रखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अनुपात भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये तो पूछा ही जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक तो HCl हो जाएगा। HCl इसमें किस में है? तो HCl इसमें 2 ही में है, एक इसमें है, एक इसमें है। तो HCl और HNO3। तो HNO3 क्या है? नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल इसमें है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये याद रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं फिर भी क्लास ले रहा हूँ आपकी वजह से, क्योंकि आपकी पढ़ाई ना रुके, क्योंकि आपकी पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है और आपके विश्वास के साथ मैं ले रहा हूँ क्लास। तो थोड़ा मैनेज करिए। आज व्याख्या सही से नहीं हो पा रही, पर जितनी भी हो रही है पर्याप्त हो रही है, क्योंकि इससे आपको कोई घाटा नहीं होगा और आपकी जो 50 नंबर की श्रृंखला है वो भी अनवरत चलती रहेगी। इसी कड़ी में आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ प्रत्यावर्ती धारा से क्या मतलब है? प्रत्यावर्ती धारा है AC, और दिष्ट धारा का मतलब क्या है? ये है DC। जो AC को DC में परिवर्तित करने वाला यंत्र है वो क्या है? ए ऑप्शन है आपका डायनामो, बी ऑप्शन है आपका मोटर द्वारा, सी ऑप्शन है ट्रांसफार्मर द्वारा, डी ऑप्शन है रेक्टिफायर द्वारा। तो AC को DC में परिवर्तित करने वाला यंत्र है आपका रेक्टिफायर। डी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? जो पायर हीलियोमीटर है इसका प्रयोग पूछा है आपको। ए ऑप्शन है आपका सनस्पॉट को, बी ऑप्शन है सोलर रेडिएशन को, सी ऑप्शन है आपका हवा ताप को, डी ऑप्शन है आपका पौधों के ताप को। जो पायर हीलियोमीटर है इसका सीधा सा उपयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन मापने के लिए। बी ऑप्शन आपका सही है, याद रखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि मधुबनी कला कहाँ प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है आपका तंजौर, बी ऑप्शन है आपका मिथिला, सी ऑप्शन है आपका हैदराबाद, डी ऑप्शन है आपका भुवनेश्वर। ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, जो कि मैंने स्टैटिक जी की क्लास कराई थी, या फिर मैंने प्रैक्टिस सेट में भी ले रखा है एक बार। जो कलाएं थी भारत की, जो लोक कलाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, किस देश की है किस देश की नहीं है, पिछले ही जो स्टैटिक जी की क्लास हुई थी उसमें मैंने सारी करा दी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आसान है, तो वो हो जाएगा मिथिला में। मधुबनी कला वहाँ से मैंने अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था। और मिथिला कहाँ पर है? तो ये आपका बिहार में। बिहार में अगर सीधा मिथिला ऑप्शन में ना आए तो सीधा आपको बिहार ऑप्शन में आएगा। तो मधुबनी कला कहाँ से हो जाएगी? बिहार से। और बिहार ऑप्शन में ना हो तो कहाँ से हो जाएगी? मिथिला से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो बताना है। ए ऑप्शन है आपका जलवाष्प, बी ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, सी ऑप्शन है ओजोन, डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन होती हैं? तो ये जो होती हैं जो पृथ्वी के तापन में वृद्धि करती हैं, जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं, पृथ्वी के तापमान बढ़ा देती हैं, उन्हें कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो जलवाष्प तो पृथ्वी का तापमान बढ़ाती है बिल्कुल। आगे है नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी बढ़ाती है। तीसरा है आपका ओजोन, ये भी बढ़ाती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ अगर हो जाता क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है CFC। और एक और ग्रीन हाउस गैस है वो है CO2, और एक और ग्रीन हाउस गैस है वो है आपकी CH4। तो इतनी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, 3 ये और 3 ये, 6 गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं।
याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया। ये भी क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ अपने मॉडल पेपर में, शायद 2 या तीसरे मॉडल पेपर मैंने कराया था। तो इसका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा एजी टांसले। और कब किया था? तो ये किया था 1935 में, याद रखिए। अगर जे थॉमसन की बात करूं तो जे थॉमसन ने क्या किया था? तो इन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन की खोज। ये भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा जाता है, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन ने गति विषयक नियम दिए, ये भी आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा जो है वो कहाँ बोली जाएगी? तो इसका सीधा सा आंसर होगा जो नेपाल के पड़ोसी राज्य होगा। तो नेपाल का पड़ोसी इसमें कौन है? कर्नाटक। कर्नाटक तो है नहीं नेपाल का पड़ोसी, क्योंकि कर्नाटक नीचे दक्षिण भारत में पड़ता है और नेपाल उत्तर भारत में। राजस्थान ये पश्चिम भारत में पड़ता है, ये भी नहीं है। आंध्र प्रदेश ये दक्षिण भारत से है, ये भी नहीं है। तो नेपाल का पड़ोसी कौन हो गया? सिक्किम। तो सिक्किम में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है। ऐसे ऑप्शन टैली करके भी आंसर दिया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन टैली करने से आपके वो ऑप्शन हट जाते हैं जो आपके हो ही नहीं सकते। तो ऐसे आंसर देने का भी प्रयास किया कीजिए, क्योंकि इससे प्रश्न का आंसर देने में काफ़ी आसानी होती है टैली करके। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आज का कि निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ये भारत के पड़ोसी देश से क्वेश्चन लिया गया है, जो कि मैंने करवा दिया है पड़ोसी देश पहले से। जो स्टैटिक जीके की पहली क्लास हुई थी उसमें भारत के पड़ोसी देश राजधानी एवं मुद्रा सारे हो गए थे। तो सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा है? ए ऑप्शन है आपका चीन, बी ऑप्शन है आपका ब्राज़ील, सी ऑप्शन है आपका कनाडा, डी ऑप्शन है आपका भारत। तो सर्वाधिक सीमा वाला देश कौन सा हो जाएगा? चीन, जो कि कितने देशों से सीमा बनाता है? वो 14 देशों से सीमा बनाता है। अगर मैं बात करूं दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर हो जाएगा ब्राज़ील। ये कितने देशों से सीमा बनाता है? ये बनाता है 10 देशों से सीमा। ब्राज़ील दूसरे स्थान पर ब्राज़ील हो जाएगा, नहीं सॉरी, दूसरे स्थान पर हो जाएगा आपका रसिया। रूस बनाता है 12 देशों या 13 देशों से, 12 देशों से। फिलहाल याद रखिए, मुझे कन्फ्यूजन हो रही है थोड़ी 12 या 13 पे। तो 12 देशों से तो क्लियर है। तो दूसरे स्थान पर रूस हो जाएगा, तीसरे स्थान पर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो सीधा सा क्वेश्चन है, आपको पता होगा, सभी को पता है कि मृत्युदंड की क्षमा कौन करता है? वो करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री तो किसी को क्षमा करता नहीं। और किसी को सजा देने का अधिकार किसे है? तो वो है मुख्य न्यायाधीश को। और जो भारत का महान्यायवादी है, इसे याद रखना है, ये क्या है? ये अनुच्छेद 76 में है। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है और ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ये भी यहाँ से याद रखिए कि सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों में ये सलाह देता है और संसद में इसे संसद के अधिवेशन में भाग लेने का तो अधिकार है, परंतु ये वोटिंग नहीं कर सकता, वोट डालने का अधिकार नहीं है। और किसी भी न्यायालय में सुनवाई करने का भी इसे अधिकार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? जो मथुरा कला स्कूल है, ए ऑप्शन है आपका वैदिक काल में, बी ऑप्शन है मौर्य काल में, सी ऑप्शन है मुगल काल में, डी ऑप्शन है कुषाण काल में। जो मथुरा कला है, मथुरा कला के तहत मूर्तियां बनाई गई। किसकी मूर्तियां बनाई गई? तो मथुरा कला स्कूल के अंतर्गत सभी की मूर्तियां बनाई गई। जैसे भगवान शिव हैं, शिव की, विष्णु की भी बनाई गई, विष्णु की भी बनाई गई, उसके बाद ब्रह्मा की भी बनाई गई और इसके साथ गणेश की भी बनाई गई। इसके बाद भगवान बुद्ध की भी बनाई गई। जो भगवान बुद्ध थे उनकी भी मूर्ति बनाई गई। तो जो मथुरा कला स्कूल था, तो इसमें मूर्तियां जो बनाई गई, ये किससे बनाई गई? तो ये बनाई गई लाल बलुआ पत्थर से। ये भी याद रखिए, लाल बलुआ पत्थर जो था वो मथुरा कला के अंतर्गत इससे मूर्तियां बनाई जाती हैं। और ये मथुरा कला स्कूल अपने शिखर पर पहुंचा था, वो था कुषाण काल में। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो था आपका कनिष्क। ये भी आप याद रखना।
कनिष्क इसका सर्वाधिक प्रतापी शासक था। यहाँ से हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। आज से जो आपसे 10 क्वेश्चन होंगे, अंतिम 10 क्वेश्चन, तो वो करंट अफेयर के होंगे। तो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2022 को डेफ कनेक्ट 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर बताना है आप सभी को। जो अप्रैल 2022 में डेफ कनेक्ट 2.0 हुआ वो कहाँ पर हुआ, बताइएगा आप सभी। तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वो किसने किया था डेफ कनेक्ट का? तो वो किया था राजनाथ सिंह ने। भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। याद रखिए आप सभी, राजनाथ सिंह ने। और ये किस जगह पर हुआ? तो ये हुआ आपका नई दिल्ली में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश को क्वाड पहल के तहत भारत का कोविड रोधी टीका कोवोवैक्स मिला? क्वाड क्या है? क्वाड एक समूह है जिसमें क्वाड में शामिल देश कौन से हैं? एक तो आपका भारत हो गया, भारत, जापान, तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे से आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्वाड में शामिल देश नहीं है तो आपको 3 ऑप्शन ये दे देगा और चौथा ऑप्शन कोई अदर दे देगा, तो वही आपको बताना होगा। और चौथा कौन सा है? चौथा है हमारा अमेरिका। तो ये 4 देश क्वाड में शामिल हैं, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। इन चारों देशों की पहल के तहत जो भारत का कोविड रोधी टीका है वो किसे मिला? तो वो मिला है आपको थाईलैंड को। ए ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई? शुद्ध हरित का मतलब है इसमें 99.9% शुद्ध हरित हाइड्रोजन है, इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि जीरो पॉल्यूशन इसमें होगा। तो इस जो हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई यानी शुरुआत की गई वो कहाँ की गई? ए ऑप्शन है आपका सिक्किम, बी ऑप्शन है आपका असम, सी ऑप्शन है आपका हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो इसकी शुरुआत की गई वो की गई है आपकी असम में। बी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? जो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन है इसका आयोजन पूछा है। तो ए ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, बी ऑप्शन है मुंबई, सी ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन है इसका जो उद्घाटन किया गया वो किया गया पीएम मोदी द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो मोदी जी ने किया। और ये कहाँ पर किया वो बताना है आप सभी को। तो ये किया है आपका बेंगलुरु में। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख के चलिए, क्योंकि ये यूपी SSSC एग्ज़ाम अपने परीक्षा में अभी हाल ही में 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो दोनों परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, इसलिए इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा के चलिए। जितना इम्पोर्टेंट हो सके वो कम है, क्योंकि ये 2 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आपकी परीक्षा भी इतनी बड़ी परीक्षा नहीं है जो आपकी परीक्षा में ये ना पूछा जा सके, क्योंकि ये देश का पहला है। तो बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका इंदौर, बी ऑप्शन है कोच्चि, सी ऑप्शन है आगरा, डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो इसका आंसर बताइएगा आप सभी। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तबीयत सी थोड़ी ख़राब है, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ क्योंकि आपकी पढ़ाई ना रुके। सॉरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आगरा। जो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम है इसे लगाने वाला
देश का पहला शहर आगरा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि संस्कृति मंत्रालय ने 28 अप्रैल 2022 को ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जो ये झील है ये राष्ट्रीय स्मारक में शामिल हुई है, इसलिए इसके पूछे जाने के चांस ज़्यादा हैं। तो यह झील जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए ऑप्शन है आपका हरियाणा, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है लद्दाख, डी ऑप्शन है एनसीआर दिल्ली। तो यह कहाँ पर है जो संस्कृति मंत्रालय ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगी आपकी दिल्ली एनसीआर में। डी ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अप्रैल 2022 में किस राज्य का लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये किससे बनाया गया है? ये लकड़ी से बनाया गया है, जो कि पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति को संजोए है। क्योंकि इन्होंने ये दिखाया है कि जो पर्यावरण है उसे हानि न पहुंचाते हुए भी सुविधाओं का विकास किया जाता है। जैसे यहाँ पे कोई नाला जा रहा है, यहाँ पे पानी की नदी है, तो इस साइड पे जो पेड़ खड़े हैं उन पेड़ों से, और इस साइड जो पेड़ खड़े हैं उन पेड़ों की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को जोड़कर ये नदी को पार करने का ब्रिज बनाया गया। और ये जो पेड़ हैं, ये पेड़ जितने ऊंचे नहीं होते हैं जिससे इससे चढ़ना मुश्किल हो, तो ये बिल्कुल ज़मीन की सतह से जो शाखाएं उनमें निकलती हैं नीचे, जैसे बरगद है या फिर पीपल की शाखाएं होती हैं या फिर और किसी पेड़ की शाखाएं होती हैं, उन पेड़ों को जोड़कर ये बनाया जाने वाला ब्रिज था। तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ का है वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन मेघालय। जो लिविंग रूट ब्रिज है ये मेघालय राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अप्रैल 2022 में किस रेलवे ने मिशन 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया? मिशन 100% क्या है कि ये जो रेलवे है ये 100% विद्युतीकृत हो गया है। तो वो कौन सा रेलवे है? तो वो हो जाएगा आपका कोंकण रेलवे। बी ऑप्शन आपका सही है। कोंकण रेलवे 100% विद्युतीकरण होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस संस्था ने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसे वेरी इंपॉर्टेंट भी कहें तो भी कम होगा, क्योंकि जो ये फास्टर पोर्टल है ये सुनवाई को और तेज करने और साक्ष्य जुटाने और सरकारी कामों में तेजी लाने से संबंधित है। और इसी तरह का एक जो पोर्टल था वो था सुपेश पोर्टल। सुपेश पोर्टल जो कि पिछली बार आपके पीईटी एग्जाम में पूछा जा चुका है, और ये सुपेश पोर्टल की तरह ही ये है फास्टर पोर्टल। तो ये किस ने लॉन्च किया है? तो ये किया है उच्चतम न्यायालय ने। ये सुपेश पोर्टल भी उच्चतम न्यायालय का था और ये फास्टर पोर्टल भी उच्चतम न्यायालय का है। इसलिए याद करके चलिए, इसमें जो क्वेश्चन करंट अफेयर के लिए गए हैं इसमें से ये मानिए कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। और मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये मान लो कि प्रत्येक महीने के हिसाब से, जैसे आज अप्रैल महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, जो भी पूरे अप्रैल महीने में इंपॉर्टेंट थे, उन क्वेश्चंस को लिया है और इन्हीं क्वेश्चन में निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो आप अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करिए और स्क्रीनशॉट भी इसका लेके रखिए। तो इसका सही आंसर उच्चतम न्यायालय होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर से। अगला प्रश्न है हमारा कि अप्रैल 2022 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। तो क्यूएस वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होती है उसमें शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? तो ए ऑप्शन है आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बी ऑप्शन है आपका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी,
सी ऑप्शन है आपका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, डी ऑप्शन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर मैं इसी में बात करूं भारत में, तो भारत में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा आईआईटी रहा है, तो वो रहा है बॉम्बे यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी। जो मुंबई यूनिवर्सिटी है जो भारत में शीर्ष स्थान पर लगा रहा है और लगातार चौथी बार लगातार रहा है, याद रखना। और जो ये है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो ये रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि लगातार 10वीं बार प्रथम स्थान पर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 1064 एंटी करप्शन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये काफ़ी अच्छा कदम है भ्रष्टाचार के लिए। तो ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो आपको बताना है। तो ये लॉन्च किया है आपके पुष्कर सिंह धामी ने। पुष्कर धामी ने। तो पुष्कर धामी कौन है, ये मुख्यमंत्री हैं और ये किस राज्य के हैं आपको बताना है। तो ये जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है तो ये हैं आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरी बार सेकेंडवी बार बने हैं। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। ए ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तराखंड, डी ऑप्शन है बिहार। जो स्कूल चलो अभियान है तो इसके बारे में बता दूं तो ये कहाँ से चालू किया गया, ये चालू किया गया है श्रावस्ती जिले से। और श्रावस्ती जिला किस राज्य में है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश होगा। और ये किसने शुरू किया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे शुरू किया है। जो योगी आदित्यनाथ हैं ये भी हमारे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, ये भी आपको याद रखना है। जैसे पुष्कर सिंह धामी दूसरी बार बने हैं तो योगी आदित्यनाथ भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती की साक्षरता जो है वो सबसे कम है, इसीलिए यहीं से इस मिशन को चालू किया गया है। जो साक्षरता है वो काफ़ी कम है। जो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की है, जो कि कितनी है 34%। यहाँ पर 34% लोग ही साक्षर हैं। तो आज हमारा ये सेशन आज का कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं आपको अगले सेशन के साथ, जो कि हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट 1 होगा। स्टैटिक जीके के पार्ट 4 के तहत अगले सेशन में मिलेंगे। आज तक के लिए इतना ही। तब तक आप अपने रिवाइज करिए क्वेश्चंस को। और आज के जो भी क्वेश्चंस थे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैंने निकाल के लाया हूँ, जो कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके में भी कुछ इसमें सम्मिलित थे, जीके की भी थे। तो आप ज़रूर बताइएगा कैसा रहा आज का हमारा सेशन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।